हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश एंड आई होप कि हम सभी का ये नया साल 2021 बहुत अच्छा जाए और जो भी हम अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, हम उन सभी को अचीव कर पाएं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे 2021 का फर्स्ट वीडियो का। ये हमारा 2021 का फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि अभी एनटीए नेट एग्ज़ाम काफ़ी टाइम बाद आएगा, बट अभी जो सबसे पहले है वो सीटेट का प्रिपरेशन हमें करना है, तो इसलिए इसमें हमने सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया है। सो आई होप कि जैसा आप सपोर्ट हमारे दूसरे वीडियोस को करते आए हैं, वैसा ही सपोर्ट हमारी इस वीडियो को भी मिलेगा। ये मेनली सीटेट के लिए है, बट अगर आप एनटीए नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इसमें सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी के क्वेश्चंस आते हैं। सीटेट में भी कुछ पोर्शन रहता है जो कि एनटीए नेट में भी कॉमन है। तो अगर ये सीरीज आप देखते हैं तो एनटीए नेट एग्जाम हो गया या फिर सीटेट हो गया या यूपी टेट हो गया या और कोई स्टेट टेट का एग्जाम है, तो उसके लिए आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो रहेगा। इसमें हमने सीटेट पेपर 1 लिया है दिसंबर 2019 का, जिसमें फुल सॉल्यूशन देंगे। और ये पर्टिकुलर वीडियो जो हमारा है वो है पार्ट 1, जिसमें हमने सीडीपी को कवर किया है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीटेट का जो फर्स्ट पेपर रहता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें हर एक पोर्शन में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम जो है सबसे पहला पोर्शन इसका कवर करेंगे, जिसमें 1 to 30 क्वेश्चंस हैं, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्री नेटल पीरियड या जन्म पूर्व अवधि, सेकेंड अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड इज मिडिल चाइल्डहुड मध्य बाल्यावस्था, फोर्थ इज एडोलेसेंस या किशोरावस्था। अब देखिए आपको क्या करना है, ये हमारा वैसे लाइव वीडियो नहीं है, बट जैसे जैसे आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप तुरंत की तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या जो हमारा लाइव चैट चल रहा है वहाँ पर कमेंट करके आप हमारे को आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें भी पता चल जाएगा कि आपको वीडियो से कितना हेल्प मिल रहा है और आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है। तो फर्स्ट का आंसर आप जल्दी से दीजिए। आई होप आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। इसमें इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्रिटिकल पीरियड ऐसा कौन सा है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज में पूरा डेवलपमेंट होता है, मतलब एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज, वो जिसमें अर्जन करता है भाषा और उसका विकास भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्योंकि फर्स्ट जो है प्री नेटल पीरियड, इसमें तो लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ नहीं है। सेकेंड जो है अर्ली चाइल्डहुड, उसमें हमारा मेन डेवलपमेंट होता है। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा अच्छा खासा बोलना शुरू कर देता है, पर जैसा उसका विकास अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था में होता है, उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। अगर बाद में कुछ सुधार ध्यान देकर दिया जाए तो डेवलपमेंट हो सकता है या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, बट जो मेन उसका डेवलपमेंट या एक्विजिशन होता है, जैसी लैंग्वेज वो अर्ली चाइल्डहुड में सीखना शुरू करता है या सुनता है, वही उसके जीवन भर उसके साथ में रहती है। सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? फर्स्ट इज लेटेंसी स्टेज, प्रसुप्ति अवस्था, सेकेंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी स्टेज, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। आई होप आप में से इसको कुछ लोगों को इसका आंसर आता होगा। जल्दी बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट है, 1 2 3 और 4। आई होप आपने आंसर अब तक दिया होगा। वीडियो पॉज करिए, सोचिए एंड आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अब इसको समझ लेते हैं कि इसका ये आंसर क्यों एंड कैसे है। कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट बताए थे, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले तो इसको 3 लेवल में बांटा था। फर्स्ट लेवल जो कि बताया था उन्होंने 4 to 10 ईयर्स तक का बताया था, जिसमें उन्होंने 2 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट था अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेकेंड सेल्फ इंटरेस्ट। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, वो ऐसे सारे काम करता है
जिससे कि उसको पनिशमेंट ना मिले और वो सारी चीज़ें मानता है जिससे कि उसको कोई भी प्रकार का किसी भी के भी द्वारा कोई दंड ना मिले। सेकेंड स्टेज को इन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट का स्टेज बताया। इसको एक नाम से और हम कह सकते हैं द स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवॉर्ड्स एंड फेवर्स इन रिटर्न। मतलब इसमें बच्चा वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से वो सारे काम करता है जिससे कि उसको फेवर मिले, कहीं से वो कोई भी अच्छे काम करे तो रिटर्न में उसको रिवॉर्ड मिले, या तो कुछ उसको अवार्ड या रिवॉर्ड टाइप की चीज़ दी जाए, चॉकलेट, टॉफीज या कुछ भी, वो बच्चों के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हो सकती हैं, या रिटर्न में उसे कोई फेवर मिले, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उसका कोई काम कर दे तो वो ऐसे सारे अच्छे अच्छे काम करता है। सेकंड लेवल जो था उसमें उन्होंने फिर से दो स्टेज बताई। फर्स्ट था गुड बॉय एटीट्यूड, मतलब वो सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम करेगा जिससे कि उसका जो परसेप्शन है लोगों की नज़रों में वो अच्छा बन जाए कि हाँ वो एक बहुत अच्छा बच्चा है। वो म्यूचुअल रिलेशंस बनाता है लोगों से जिससे कि उसको उसको लोगों का अप्रूवल मिल सके, लोग उसे सोसाइटी या जहाँ पर भी उसके अराउंड के जो लोग हैं वो उसे एक अच्छा बच्चा मान सकें, वो ऐसा एटीट्यूड शो करता है। फोर्थ स्टेज में उसको जो नाम हम दे सकते हैं वो है द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग सेंसर्स बाय हायर ऑथोरिटी और सोशल सिस्टम। मतलब इसको लॉ एंड ऑर्डर मॉरलिटी वाला स्टेज भी कहा गया है। इसमें बालक क्या करता है कि वो ऐसी सारी चीज़ें करता है जो किसी ऑथोरिटी के द्वारा मान्य है, उन्हीं चीज़ों को वो सही मानता है, या जो कोई नियम कानून बनाए गए हैं उनको वो ब्लाइंडली फॉलो करता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो सारे सारे काम करेगा जो उसके स्कूल के द्वारा कहे गए हैं कि ये नियम ऐसा है तो आपको ये करना है, या फिर उसके पेरेंट्स के द्वारा उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो उनको फॉलो करने का ट्राई करता है। ये जो दोनों स्टेज हैं उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 10 to 13 ईयर्स, जबकि पहले वाली जो लेवल था उसका स्टेज रहता है टिल 10, मतलब 4 to 10 ईयर्स तक की एज में वो इन दोनों स्टेज पर रहता है। पर आफ्टर 13 ईयर्स एडल्टहुड तक जो भी उसकी मोरल डेवलपमेंट होता है वो रहता है दो स्टेज, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रिंसिपल की बात करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले स्टेज को हम कह सकते हैं स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू द डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड लॉ एंड मोर्स ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर। मतलब जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या कम्युनिटी वेलफेयर से रिलेटेड काम होता है वो सारे करता है। वो इसमें प्रिंसिपल्स लॉज उनको भी मानेगा, बट जो उसके व्यूज के अकॉर्डिंग बेटर है वो काम वो यहाँ पर करना शुरू कर देता है। एंड जो लास्ट स्टेज है उसको कहा गया है स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड द कॉल ऑफ वंस कॉन्शियसनेस। इस समय वो अपना माइंड भी यूज करना शुरू कर देता है, उसके अंतर मन के द्वारा क्या चीजें सही कही जाती हैं वो उनको फॉलो करता है, ना कि ब्लाइंडली लॉज एंड मोरल्स जो भी किसी अथॉरिटी के द्वारा या उसके पेरेंट्स, उसके स्कूल या कॉलेज के द्वारा जो बताया गया है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। वो वहां पर अपना माइंड, अपना बिलीफ और जो उसका अंतर मन कह रहा है उसको सुनना शुरू कर देता है। ये जो 3 स्टेज हमने बताई, इसमें जो फर्स्ट स्टेज थी उसको प्री मोरल स्टेज कहा गया है कोहलबर्ज के द्वारा, एंड बीच के दोनों स्टेज को उन्होंने कहा था कन्वेंशनल मोरलिटी स्टेज, और जो लास्ट वाले 2 स्टेजेस हैं उनको उन्होंने थर्ड लेवल में रखा है जिसको हम सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। इसका अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इससे रिलेटेड और मोर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आई होप इतने में आपको भी समझ में आया होगा कि इसका क्वेश्चन जो है टू आंसर वो कैसे करेक्ट है। आप हमें हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, और हमारा मेन वेबसाइट है metaeducation.co.in, आप जिस पर लॉगिन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और वहाँ से आपको हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं सीटेट से रिलेटेड, या अगर एनटीए नेट एग्जाम से रिलेटेड, या और भी कोई एग्जाम आ रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर मिल जाएगा। इन सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा अगर आपको बुक चाहिए सीटेट से रिलेटेड, कोई भी बेस्ट बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सीटेट से रिलेटेड कोई भी बुक मंगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको इसका आंसर देना है, जल्दी से, आपका टाइम शुरू हो चुका है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका उदाहरण है? फर्स्ट है जेंडर बाइस, जेंडर पक्षपात। सेकंड इज जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचान।
थर्ड जेंडर रिलेवेंस, जेंडर संबंधता। फोर्थ इज जेंडर कॉन्स्टेंसी, जेंडर समरूपता। इसमें से क्या आंसर है जल्दी बताइए। क्वेश्चन ये है कि एक टीचर है वो अपनी क्लासरूम में लड़कियों को ज़्यादा ध्यान देता है पढ़ाते समय और लड़कों पर कम ध्यान देता है, तो इसका ये किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, जेंडर बाइस। यहाँ पर वो भेदभाव कर रहा है, वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा फोकस करके पढ़ा रहा है जबकि लड़कों को वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेंडर बाइस या जेंडर पक्षपात। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। फर्स्ट इज डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइस, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। सेकेंड, एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। थर्ड, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। फोर्थ, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। यहाँ पे अगर हमें क्लासरूम में चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग या जेंडर रोल कन्फर्मिटी, मतलब कि इस बच्चे को क्योंकि लड़का है या लड़की है इसलिए इसको स्पेसिफिक यही काम करना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं इनको अगर हमें कम करना है तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए। जल्दी आंसर बताने का ट्राई कीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, यानी कि डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइस, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगर वो इस पर डिस्कशन करता है क्लास में तो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली जो फीलिंग है कि अगर ये लड़का है इसको ये काम करना चाहिए, ये लड़की है इसको ये काम करना चाहिए, ये वाले जो बच्चों के मन में भेदभाव रहते हैं वो चीजें हम कम कर सकते हैं अगर डिस्कशन इस पर किया जाए तो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्हाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज emphasize the influence of social and cultural content on their thinking? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? फर्स्ट इज जॉन बी वॉटसन, सेकेंड लेव वाइगोत्स्की, थर्ड जीन पियाजे एंड फोर्थ लॉरेंस कोहलबर्ग। इसमें से कौन सा आंसर सही है जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने ZPD नाम का कॉन्सेप्ट बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम अभी समझते हैं कि वो क्या था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो चाइल्ड है वो सेंटर है किसी सर्कल का, ठीक, तो उस सेंटर के आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो बालक या जो वो बच्चा है वो अपने आप से वो सारे काम कर सकता है। अब सेंटर के जैसे जैसे हम आउटर एरिया की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे वो सारे काम आ गए जो वो बच्चा किसी की भी हेल्प के साथ भी नहीं कर सकता। मतलब अगर उस बच्चे की हम किसी भी तरीके से हेल्प भी करें तो भी कुछ ऐसी लिमिटेड चीज होती हैं जो वो बच्चा नहीं कर सकता। बट जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने कहा कि अगर उसका हम सर्कल बढ़ा दें, यानी कि उस बच्चे को कम्युनिटी में ले जाएं या दूसरों लोगों के साथ में उसका कम्युनिकेशन ज़्यादा कराएं, तो वो ऐसे कुछ गुण या ऐसी कुछ स्किल सीख जाएगा जिनको वो दूसरे लोगों की हेल्प के साथ में कर सकता है। और इसी जोन को उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नाम दिया। तो ये लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी थी जिन्होंने कल्चर और कम्युनिटी का जो साथ होता है उससे अगर बच्चा कुछ सीख रहा है या उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है उन चीज़ों के बारे में बात कही थी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, while working on a jigsaw puzzle 5-year-old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one. That would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as. जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं ये वाला नहीं, और गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बन जाए। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं कि एक बच्ची है वो कोई जिक्सो खेल रही है। जिक्सो वही पजल्स आते हैं कुछ डिफरेंट शेप्स में जिसको पूरा जोड़कर एक पिक्चर टाइप ऑफ बनाया जाता है, ठीक। अब इसमें वो लड़की एक टुकड़े को उठा के कह रही है कि ये वाला पीस मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दूसरा पीस चाहिए जिसमें वो पूरा पीस बन जाए। तो इस बात को वाइगोत्स्की ने क्या कहा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। सेकंड, टॉक अलाउड, जोर से बोलना। थर्ड, स्केप फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा बनाना। फोर्थ, ईगो सेंट्रिक स्पीच, आत्म केंद्रित वार्ता।
अब यहाँ पे वो जोर से तो बोल रही है, टॉक अलाउड हो सकता है, ठीक है, बट वो अपने आप से बात कर रही है, तो इस चीज को उन्होंने जो है लिव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच या फिर व्यक्तिगत वार्ता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अब लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्यक्तिगत वार्ता को क्या कहा गया है वो समझते हैं। 7 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनमें ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट देखा जाता है, जिसमें कि वो क्या करते हैं, वो अपने आप ही बात करते हैं अपने आप से। कोई काम अगर वो कर रहे हैं, अरे ये गलत हो गया, अरे इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा बच्चा या दूसरे पर्सन से वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वो अपने आप ही चीज़ों को अपने आप से बात करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो बोलने का है लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो बोलने के तरीके हैं वो डेवलपमेंट होते हैं। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिविंग cues to children and offering support as and when needed is an example of। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? फर्स्ट इज रीइंफोर्समेंट, सेकंड कंडीशनिंग, थर्ड मॉडलिंग एंड फोर्थ स्कैफोल्डिंग। जल्दी से आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है प्रबलन, सेकंड अनुबंध, थर्ड मॉडलिंग एंड फोर्थ पाड़ या ढांचा बनाना, जिसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें? क्या कर रहे हैं हम? बच्चों को क्यूज दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं साथ में। व्हेन नीडेड, जब भी उनको सपोर्ट चाहिए तब हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा इसके फोल्डिंग का मतलब या पाड़ या ढांचा बनाने का मतलब ही हमारा होता है सपोर्ट करने का। वेन एवर इज नीडेड बाय द चाइल्ड, मतलब जब भी बच्चे को कोई सपोर्ट चाहिए। रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं या प्रबलन में हम क्या करते हैं कि जब बच्चे ने कुछ चीज सही कर दी तो उसे कहते हैं यस गुड बेटा, आप ऐसा कर सकते हैं, आपने अच्छा काम किया है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी उसी एक्टिविटी को दोहराता है। तो रीइंफोर्समेंट एक अलग चीज है, ठीक। कंडीशनिंग या अनुबंध में हम क्या करते हैं, जैसे हम बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं अगर उसने होमवर्क पूरा कर लिया, ये एक बैड एग्जाम्पल हो सकता है, बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि हम बच्चे को चॉकलेट दे रहे हैं जब उसने होमवर्क पूरा कर लिया। तो उसकी कंडीशनिंग क्या हो गई, वो होमवर्क से उसने चॉकलेट मिलने को कंडीशनिंग कर लिया। अब जब जब उसे मन करेगा कि वो, अगर उसे लगेगा कि उसे चॉकलेट लेना है, तो वो अपना होमवर्क जल्दी से पूरा कर लेगा और कुछ दिन बाद उसकी हैबिट अपने आप से बन जाएगी होमवर्क पूरा करने की, तो उसको कंडीशनिंग कहते हैं। मॉडलिंग में क्या होता है, बच्चा किसी किसी और की हरकतों को प्रिटेंड करता है, मतलब उसके जैसा वो एक्ट करता है, उसको मॉडलिंग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ या स्के फोल्डिंग, जिसको हम हिंदी में पाड़ या ढांचा बनाना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बहुत सारी डिफरेंट 4 स्टेजेस दी थी, जिसमें से कि एक थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बीच में आती है? फर्स्ट इज हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग, प्रपोजिशनल थॉट, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। सेकंड कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, संरक्षण और कक्षा समावेशन। थर्ड डिफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायी। फोर्थ मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो जल्दी बताइए, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कंजर्वेशन या क्लास इंक्लूजन, संरक्षण या कक्षा समावेशन। संरक्षण में क्या होता है, वो चीजों को सीख जाता है कि ये चीजें कुछ कंजर्व करती हैं। अगर हमने किसी ग्लास में से पानी किसी बाउल में कर दिया है, तो उस बाउल में जाने पर पानी का जो आयतन है या उसकी मात्रा, क्वांटिटी बढ़ या घट नहीं गई, तो वो नंबर एंड क्वांटिटी के नाम पर चीज़ों को कंजर्वेशन की जो उसमें एबिलिटी है वो आ जाती है। और वो क्लास इंक्लूजन भी समझता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जैसे फ्रूट्स हैं, वो तो वो सारे भले उनके शेप्स वगैरह डिफरेंट है, बट वो एक ही क्लास में आते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट उसमें आ जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है संरक्षण या कक्षा समावेशन, वो होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत, जबकि जो फर्स्ट वाला है हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग प्रपोजिशनल थॉट्स, ये हमारा आता है फोर्थ स्टेज, जो कि थी फॉर्मर ऑपरेशन स्टेज
ये फोर्थ स्टेज के अंतर्गत आता है। एंड जो थर्ड है डिफर्ड इमिटेशन या ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वो हमारा फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आता है, जो कि होता है सेंसरी मोटर स्टेज। एंड फोर्थ वाला है वो है हमारा प्री ऑपरेशन स्टेज की, जो है कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कहते हैं फोर्थ सेकेंड स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारे एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजेटियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? फर्स्ट है स्कीमा, सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, थर्ड इज कंडीशनिंग, फोर्थ इज रीइंफोर्समेंट। जल्दी से आंसर बताइए, पियाजे ने इनमें से किसको संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में एक संरचना या एक कॉन्टेक्स्ट बताया, एक कंस्ट्रक्ट बताया था? फर्स्ट इज स्कीमा, सेकंड अवलोकन अधिगम, थर्ड अनुबंध एंड फोर्थ है प्रबलन। यस, इसका करेक्ट आंसर है वो है स्कीमा। और स्कीमा में उन्होंने वो सारी चीजें बताई थी जिसके द्वारा बालक जब जन्म होता है तो उसमें वो चीजें पहले से होती हैं जिनका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। जैसे कि उन्होंने सकिंग, लुकिंग, रीचिंग, ग्रास्पिंग, ये 4-5 चीजें बताई थी जो जब बालक का जन्म होता है तब उसके अंदर वो सारी चीजें निहित होती हैं, और जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है उन सारी एक्टिविटीज में उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस आते जाते हैं और बालक का डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे ग्रास्पिंग का है, अगर ग्रास्पिंग तो पहले बच्चा चीजों को रैंडमली पकड़ता है, पहले वो पूरे हाथों से चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, बट जब उसे समझ में आता है कि क्या चीज उंगली से पकड़नी है, क्या केवल उसको पॉइंट टिप से पकड़नी है अपनी उंगली के, कैसे चीजों को रीच करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज ही उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। तो इसके मास वो है जिनका बालक के जन्म के समय जो चीजें उसमें निहित होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। एंड अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है देन प्लीज लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। थर्ड, लेबलिंग स्टूडेंट एज देयर स्कोर्स, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। फोर्थ इज मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो असेसमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव या क्या उद्देश्य होगा, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन्स अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। जो भी असेसमेंट हम करते हैं उसका मेन उद्देश्य बच्चों के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, उनको जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करना होता है, जिससे हमें पता चल जाता है, टीचर को पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है और उसको हम करेक्ट करें। ये हमारा असेसमेंट का मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव होता है और इसी को एक टीचर को फॉलो करना चाहिए। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही कथन है? फर्स्ट है इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। सेकेंड, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड, इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। फोर्थ इज इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इनमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप में से सभी के आंसर या कुछ के आंसर तो सही आए होंगे। जो है इंटेलिजेंस हमारा मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज कहा गया है, बहुआयामी कहा गया है इसको, और बहुत सारी योग्यताओं का एक जटिल समूह कहा गया है। इसके लिए ये फोर्थ ऑप्शन तो हमारा सही है, बाकी के ऑप्शन सही क्यों नहीं है वो और देख लेते हैं। फर्स्ट में इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एबिलिटी, ये कोई फिक्स्ड एबिलिटी नहीं है जिसको और
टाइम ऑफ बर्थ मतलब जब जन्म होता है बच्चे का उस समय पे निश्चित या निर्धारित नहीं होती है। हाँ, एक हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर बच्चा डिसेबल नहीं है या डिसेबल है उसके आधार पर हम उनकी बौद्धिक क्षमता को आकलन कर सकते हैं, मतलब एक आधार पर हम जज कर सकते हैं कि हाँ ये इंटेलिजेंस हो सकता है, बट निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड है इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। हम इंटेलिजेंस को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के द्वारा माप सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, बट जो ये कह रहे हैं एक्यूरेटली मेजर्ड, ठीक ऐसा काम हम नहीं कर सकते, हम उसे सटीक रूप से नहीं माप सकते, ये नहीं बता सकते कि हाँ ये इतना इंटेलिजेंट है और ये जो हमारी वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन 2 भी हमारा गलत होगा। थर्ड है इंटेलिजेंस इज अ यूनिटरी फैक्टर एंड अ सिंगल ट्रेट। इंटेलिजेंस कोई सिंगल ट्रेट नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेट होते हैं इंटेलिजेंस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल ही कहा गया है। इसलिए इसका जो ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, Ruhi always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of N. रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, मतलब यहाँ पर कह रही है एक लड़की है वो बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढ लेती है किसी भी प्रॉब्लम के, तो वो इन चारों में से क्या कर रही है। फर्स्ट है क्रिएटिव थिंकर, शी इज अ क्रिएटिव थिंकर, हम कह सकते हैं कि वो एक सृजनात्मक विचारक है। बी कन्वर्जेंट थिंकर है, वो अभिसारिक विचारक है। थर्ड है रिजिड थिंकर, अन्वय विचारक है। एंड फोर्थ इज ईगोसेंट्रिक थिंकर या आत्म केंद्रित विचारक है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही, वो जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट क्रिएटिव थिंकर या सृजनात्मक विचारक। इसको हम डाइवर्जेंट थिंकर भी कह सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकर क्या होता है, जो विभिन्न दिशाओं में एक ही चीज के सॉल्यूशन को तलाशता है बाहर की तरफ, जिसको हम अपसारी भी बोलते हैं हिंदी में। अगर वो होता है यहाँ ऑप्शन अपसारी विचारक तो वो इसका सही होता। बट कन्वर्जेंट थिंकर क्या होता है, वो केवल एक सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो यहाँ वो क्या कर रही है रूही, वो बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढ रही है, इसलिए हम उसको कहेंगे क्रिएटिव थिंकर है वो या सृजनात्मक विचारक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आपको डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या सीडीपी से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हमने डिफरेंट सीरीज बना रखी हैं जो आपको सीटेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। उसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पूरे क्लास में डिप्राइव्ड ग्रुप है जो क्लास में शामिल नहीं हो रहा है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन या सहभागिता नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में टीचर क्या करेगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना कि आपको एक कंडीशन दे रखी है और उसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, तो यहाँ पर अपने जो माइंड है उसको साइड रख के ऐसा सोच के आप आंसर दीजिए कि एक बहुत अच्छा प्यारा सा टीचर है जो अपनी क्लास के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा सब कुछ सही सही चाहता है। उस वे में आप सोचिए, तब जाके आपके आंसर जो हैं, एक जो रिलेवेंट आंसर सीटेट क्या हमें चाहिए किसी भी क्वेश्चन का या टीचिंग एप्टीट्यूड काइंड ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो हमें सही आंसर चाहिए वो मिल पाएगा। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, क्योंकि कुछ थोड़े रिजिड होते हैं टीचर्स, तो वो थोड़ा कठिन दंड और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, तो आप ऐसा करके सोचिए कि एक बहुत प्यारा सा टीचर है, वो अपनी क्लास में सारे बच्चों के लिए सभी कुछ अच्छा अच्छा करना चाहता है और उस वे में आप अपना पर्सपेक्टिव रखिए, तब जाके आप इन जो क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर दे पाएंगे। तो अब बताइए कि टीचर को क्या करना चाहिए इन चारों में से। फर्स्ट है आस्क द चिल्ड्रन टू विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। सेकेंड, एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। थर्ड, लोअर हर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सच स्टूडेंट्स, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। फोर्थ है रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट,
अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। मतलब जो टीचर है उसको खुद की टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जिससे कि जो बच्चों की सहभागिता है उसमें सुधार कर पाए। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। ये तो बिल्कुल गलत है, हम किसी भी बच्चे को स्कूल से विड्रॉ या विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड है एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज। जब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की हम बात ही कर रहे हैं कि कैसे बच्चों की सहभागिता बढ़ाई जाए, तो उस सिचुएशन को ऐसा का ऐसा छोड़ना तो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। थर्ड है लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट्स। वो उन बच्चों से अपनी अपेक्षा ही छोड़ दे कि वो बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब उनसे हमें कुछ सोचना भी नहीं है कि हाँ वो क्लास में इन्वॉल्व होंगे। ये एक टीचर का सही रवैया नहीं है। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि अपनी जो टीचिंग वे है वो उसको सुधारे और जिससे कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्लास में बढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए उसे। पहला है शुड नॉट प्रिपेयर, सेकंड है शुड ओकेशनली प्रिपेयर, कभी कभी तैयार करना चाहिए, थर्ड है शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, एंड फोर्थ है शुड डिस्करेज द प्रिपरेशन ऑफ, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। मतलब एक क्लास है इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पर हमारे साथ में जो है नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं या जिनकी नीड्स थोड़ी डिफरेंट है भी पढ़ रहे हैं, ये ऐसा कह सकते हैं हम। तो वहाँ पे टीचर को जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान है, मतलब उन विशिष्ट बच्चों के हिसाब से जो प्लान है उसके बारे में क्या करना चाहिए। सही आंसर बताइए क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर होना चाहिए सही शुड एक्टिवली प्रिपेयर, मतलब ऐसे लेसन प्लान को एक टीचर को लगातार प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाने से जो विशिष्ट बालक है या जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, उसके साथ साथ जो नॉर्मल चाइल्ड हैं उनके लिए वो और बेहतरीन एजुकेशनल प्लान साबित हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो दोनों बच्चों का ख्याल रखते हुए उसको प्लान्स बनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। फर्स्ट इज अटेंशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, न्यून अवधान विकार, सेकेंड इज डाइवर्जेंट थिंकिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग, अपसारी चिंतन और पढ़ने में धारा प्रवाहिता, थर्ड इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, फोर्थ इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शंस, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, हम यहाँ पर किस चीज की बात कर रहे हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया माने लैंग्वेज से रिलेटेड, वहां पर बच्चों को फ्लुएंटली पढ़ने में दिक्कत होती है, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते। और जो फर्स्ट है अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये हमारा एडीएसडी कहलाता है। सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड फ्लुएंसी इन रीडिंग, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर बच्चे को फ्लुएंसी है रीडिंग में तो वो डिसलेक्सिया तो उसे है ही नहीं। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एंड जो लोकोमोटर एक्शंस हैं वो कुछ कुछ डिस्ग्राफिया से रिलेटेड हमारे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इज बेस्ड ऑन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। फर्स्ट है द बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स, व्यवहारीवाद सिद्धांत, सेकंड अ सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल्ड, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, थर्ड अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य, फोर्थ इज मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग दैम प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन, मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसमें से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 में जब हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी थी तो वो किस पर बेस्ड है इसमें से। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3,
अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य या अ राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। यहाँ हम इंक्लूसिव एजुकेशन में सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम केवल डिसेबल्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको भी राइट है कि वो डिसेबल्स को जाने, कि वो कैसा उनका पूरा जीवन रहता है, वो किन किन गतिविधियों से गुजरते हैं, ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर हमने यहाँ पर बात की है, ना कि किसी डिसेबल या बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स की बेस पर ये नहीं लिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है ये बताना है। अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं तो उसमें लर्निंग को हम क्या कह सकते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन रूट मेमोराइजेशन, क्या वो यंत्रवाद याद करने की विधि पर आधारित है। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, प्रबलन पर आधारित है। थर्ड, एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, अनुबंध द्वारा अर्जित किया गया है। फोर्थ, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। जो संरचनावादी ढांचा है या फिर कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क जो है उसको वो किस बेस पर है, उसका जो फिलॉसफी है मेन वो किस पर बेस्ड है ये बताना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसलिए होगा क्योंकि जो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की बात करते हैं उसमें ये बताया जाता है कि बच्चा जो भी लर्निंग करता है वो उसके एनवायरनमेंट, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसकी लर्निंग होती है। और अगर एक टीचर स्टूडेंट्स की प्रीवियस लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करते हुए उसकी लर्निंग को आगे बढ़ाए या लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करे और मीनिंग देते हुए कंस्ट्रक्ट की जाए तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। तो इसलिए इसको हम कहेंगे फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। मतलब जो भी हम कुछ पढ़ा रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्ट की बात आए, वो मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं कि हम उसको जो भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देते जाएं। अगर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी हम बता रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट मीनिंग बच्चे को पता होना चाहिए, तब जाके वो अच्छी लर्निंग कर पाएगा। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। नेव थ्योरीज जो है उसका मतलब होता है जो भी कॉमन सेंस के बेसिस पे बच्चा अपना कोई भी थ्योरीज बना लेता है या कुछ बिलीव बना लेता है, या उसे हम फोक थ्योरीज भी बोलते हैं। मतलब जो भी उसने अपने आसपास देखा उसके आधार पर उसकी जो धारणाएं बन गई, सिद्धांत बन गई। ठीक, तो एक टीचर को इसके लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए। सेकंड, शुड बी पनिश्ड बाय द टीचर, बच्चों को दंडित करना चाहिए। शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। एंड फोर्थ इज शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। इसमें से ऐसा क्या काम टीचर करे जिससे कि जो बच्चे की सिद्धांत या थ्योरीज बनी हुई हैं, नेव थ्योरीज जो बनी हुई हैं, उनको चेंज किया जा सके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंसेस एंड एग्जाम्पल्स। एक टीचर को उससे रिलेटेड जो भी है या उसके अगेंस्ट में कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स प्रस्तुत करने चाहिए या ऐसे साक्ष्य या एविडेंसेस देने चाहिए जिससे बच्चे को लगे कि जो मैंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया है वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, पर इसको इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये चीज सही है। ऐसा अगर टीचर करेगा तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा कुछ समय बाद और वो उस चीज पर बिलीव करने लगेगा क्योंकि उसके पास साक्ष्य है। मेन बात तो ये। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन गलत क्यों है। शुड बी इग्नोर्ड बाय टीचर, ऐसे इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, बच्चे का कोई विकास नहीं होगा। पनिश करने से बच्चे को लगेगा कि यहाँ पर तो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है और मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ पर मेरी बात कोई यहाँ सुन नहीं रहा है। मेन बात उसे ये लगेगी तो उस बात को या उस सिद्धांत को वो अपने तक सीमित रखेगा, नेक्स्ट टाइम टीचर के सामने या स्कूल में प्रेजेंट ही नहीं करेगा। थर्ड है रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, कि उसको रट्टू तोते की तरह पढ़ाया जाए कि ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता ऐसा होता है, तो उससे भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेन चीज है आप अगर किसी भी बालक को या किसी को भी चाइल्ड को कुछ सही चीज बताना चाहते हैं तो उसे फुल वैलिड प्रूफ के साथ में चीजें बताइए
इससे बच्चे को लगेगा कि हाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो जल्दी से उसको समझ भी पाएगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? अगर कोई टीचिंग या जो पेडागोजी है वो अगर चाइल्ड सेंटर्ड है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा मेन? फर्स्ट इज एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। सेकेंड, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। थर्ड इज रोट मेमोराइजेशन, याद करना, मतलब जो पहले से है रट्टू तोते की तरह याद कराना। फोर्थ इज लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। अगर हम छात्र केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। यहाँ पे उसके अलावा बाकी के जो सारे ऑप्शंस हैं वो किसी भी तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। केवल अगर हम बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता दे रहे हैं, इन चारों ऑप्शनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अगर हम चाइल्ड के एक्सपीरियंसेस को प्रमुखता दे रहे हैं, उसको ध्यान में रख रहे हैं, तो हम एक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को प्रभाव में ला सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 20, इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है। इमोशंस जो भी हम शो करते हैं एंड कॉग्निशन हमारी नॉलेज या संज्ञान, अब ये एक दूसरे से क्या है? कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, पूर्णतः अलग है। बी, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, स्वतंत्र है। थर्ड, इंटरवोवन विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे से गुथे हुए हैं, सन्निहित हैं एक दूसरे में। फोर्थ, नॉट रिलेटेड टू, या कोई भी संबंध इनमें नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, या जिसको हम बोलेंगे इंटरवोवन विद ईच अदर, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, इमोशंस एंड कॉग्निशन में काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे से पूरी तरीके से रिलेटेड हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 है, इंटरवोवन विद ईच अदर, हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव जो होता है, उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, जो लर्निंग है या अधिगम है वो पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। मतलब केवल हमें यहाँ पर जो पहले से हमने पढ़ा हुआ सीखा हुआ है उसी को दोबारा से बताना है, पूरा दोबारा याद करना है, स्मरण करना है और बताना है। सेकेंड, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रूट मेमोराइजेशन, लर्निंग जो है, अधिगम है, वो यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, केवल याद करना ही हमारा लर्निंग कहलाता है। थर्ड, लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स बाय रिपीटेटिव एसोसिएशंस, अधिगम अभाववृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। थर्ड इज लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, जो अधिगम है वो सक्रिय विनोयजन यानी कि एक्टिव एंगेजमेंट के द्वारा ज्ञान लेने की एक प्रक्रिया है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो है ऑप्शन नंबर 4। लर्निंग को इन्होंने क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट, मतलब हम कुछ बना रहे हैं, कुछ संरचित कर रहे हैं, नॉलेज का संरचना कर रहे हैं, वो भी कैसे? बाय एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अगर चाइल्ड एक्टिवली इन्वॉल्व होके वो सीख रहा है, नॉलेज ले रहा है, तो वो हमारा लर्निंग है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। तो इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? गैर उदाहरण से मतलब यहाँ पर हम, मतलब जैसे अगर बता रहे हैं कि क्या फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स के साथ साथ क्या फ्रूट्स नहीं है हम वो भी चीज बताएं, तो वो हमारे नॉन एग्जाम्पल्स हो गए। तो उससे ये प्रेजेंट करने से क्या फायदा होता है? इज एन इफेक्टिव वे ऑफ इंकरेजिंग कॉन्सेप्चुअल चेंज, ये एक अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। सेकेंड, लीड्स टू कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, ये बच्चों के दिमाग में भ्रांतियां या कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकता है। थर्ड, causes gaps in their understanding of the concept, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोर्थ, focuses on
प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा 22 क्वेश्चन का? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। ये एक अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्चुअल चेंज से मतलब यहाँ पर है कि एक कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के चीज में क्या डिफरेंस है ये बच्चों को पता चल जाता है अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझाते समझाते एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स दोनों चीजें साथ में कर रहे हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या सीडीपी से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ हमने डिफरेंट सीरीज बना रखी हैं जो आपको सीटेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। उसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। बच्चों की अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट इज डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरण कम होता है। सेकंड, इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरण बढ़ता है। थर्ड इज वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रादर देन परफॉर्मेंस गोल्स, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एंड फोर्थ इज डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है तथा जिज्ञासा है वो कम होती है। यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ा टिपिकल आपको लग सकता है कि ये करेक्ट आंसर क्यों है, पर आपको ध्यान देके समझना होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि अगर हम बच्चों को लर्निंग एक्टिविटीज में एंगेज रखने के लिए या तो उन्हें बार बार बता रहे हैं कि हम पनिशमेंट नहीं देंगे आपको, ठीक, तो आप ये काम सही से करिए तब आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, या फिर ये काम आप ऐसे करिए तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। ये दोनों चीजें अगर हम लगातार चलाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे की कंडीशनिंग उस पनिशमेंट और उस रिवार्ड के टुवर्ड्स हो जाएगी, ना कि उनके काम के प्रति या जो वो करना चाह रहे हैं उसके प्रति वो जुड़े रहेंगे। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, बच्चों की जो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाएगी। इससे वो उस पनिशमेंट के बारे में ज्यादा सोचेंगे या उस जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, ना कि जो उन्हें एक्चुअल में काम करना है या उनका इंटरेस्ट कोई पेंटिंग बनाने में है या उनका इंटरेस्ट कुछ राइटिंग करने में है, वो उस चीज को ना देखते हुए अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं वो जो रिवॉर्ड या जो पनिशमेंट नहीं मिलेगा उसकी तरफ उनका इंटरेस्ट चला जाएगा कि हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा अगर हम ये काम कर लें तो, और उनकी रुचि जो है उनके काम के प्रति कम होती चली जाएगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? फर्स्ट इज कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड देना। सेकेंड, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण प्रोवाइड कराना। थर्ड इज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मतलब जो लगातार चल रहा है इवेल्युएशन वो। एंड फोर्थ इज कांस्टेंट कॉम्पेरेटिव इवेल्युएशन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक मतलब 2-3 बच्चों के बीच में या पूरी क्लास के बीच में जो तुलनात्मक मूल्यांकन हो रहा है वो। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज है या कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो प्रमोट करेगा मीनिंगफुल लर्निंग को? इसमें से आपको 2 या 3 को सेलेक्ट करके बताना है। यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड से मतलब है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण दे रहे हैं और कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए हम मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, बच्चा जो खुद नहीं आता वो दूसरों से सीखता है, टीचर बताता रहता है साथ साथ में, ठीक। तो कॉपरेशन में जैसे ZBT के कॉन्सेप्ट में भी हमने बताया था कि बच्चा दूसरों के सहयोग में रहकर ज़्यादा सीखता है। तो यहाँ पर कॉपरेशन अगर होगा और ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट होगा जो कॉपरेटिव होगा तो लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होगी।
सिमिलरली अगर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रहा है तो बच्चे को एक तो लगातार लगता रहेगा कि हाँ मेरा इवैल्यूएशन होना है या मुझे टीचर ये चीज़ पूछ सकती है, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार रहेगा, उसको पढ़ता रहेगा और साथ ही साथ उसको खुद का अपना लेवल पता चलता रहेगा कि उसे कितनी चीज़ आती है। टीचर को पता चलता रहेगा कि बच्चा कितना समझ पा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें जो सुधार करना चाहती हैं, जो फीडबैक देना चाहती है टीचर, वो दे सकती है और बच्चा भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर्स का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? मतलब अगर बच्चों को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझाने हैं तो टीचर उसको कैसे समझा सकते हैं जिससे कि इजी से इजी वे में उन्हें समझ में आए? फर्स्ट है बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक व्याख्यान देकर। सेकंड, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। थर्ड, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल्स, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। फोर्थ इज बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर बच्चों को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके लिए? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इससे क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ जहाँ बच्चों का डाउट है वो साथ साथ क्लियर होता जाएगा और जो बच्चे अच्छा बोल पा रहे हैं, अच्छा डिस्कस कर पा रहे हैं, उनके व्यूज भी दूसरे बच्चों को मिल पाएंगे। इसलिए बेस्ट वे है ऑप्शन नंबर 4। इसमें बच्चे ज्यादा एक्टिव रहेंगे कंपैरेटिव टू टीचर, और अगर लेक्चर देंगे तो केवल टीचर एक्टिव रहेगा, या इवेंट्स बनाएंगे तो इवेंट्स में बच्चा घर से पढ़कर आएगा अपने आप, वहां पर उसको सुधारात्मक मौके नहीं मिलेंगे, बट डिस्कशन करने में सुधार के भी मौके मिलेंगे और वो दूसरों की नॉलेज से समझ भी पाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? फर्स्ट, ऑफरिंग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फॉर एवरी स्मॉल टास्क। सेकेंड, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। सेकेंड, एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। थर्ड, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। फोर्थ, इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस एंड देन ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन द सेम, बच्चों को सहजनाभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, encouraging children to make intuitive guesses and then brainstorming on same। यहाँ पर क्या था? अ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन बाय बिकमिंग इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है बच्चों को, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की तो ज़रूरत हमें वहाँ पर होगी। उनको डिसमिस करके या गलत उत्तरों को दंडित करके कोई काम नहीं होगा, या फिर प्रोसेस बता के उनकी जो प्रोसेस कैसे होगा कोई भी चीज़ को सॉल्व करने का, उससे भी काम नहीं चलेगा, रिवॉर्ड्स देकर भी काम नहीं चलेगा। जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग और इनकरेजमेंट उन बच्चों को नहीं दिया जाएगा, बच्चों की सहभागिता नहीं होगी किसी भी टास्क में, तब तक वो एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन पाएंगे। 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट अ रैपिड प्लेस, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। थर्ड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। फोर्थ, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, किशोरावस्था एवं वयस्कता। सो 27 का करेक्ट आंसर हमारा होगा इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसी समय बच्चे के जो फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसका जो एक बिल्कुल शिशु के रूप में और फिर थोड़ा चाइल्डहुड में थोड़ा बड़ा होना वो बहुत रैपिडली होता है, बहुत तेजी से होता है एज कंपेयर टू अदर स्टेजेस। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, डेवलपमेंट पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपको इसका क्वेश्चन और जानना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंसेस भी हमने बताए थे एक प्रॉपर वीडियो में। सो फर्स्ट है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास जीवन पर्यंत होता है। यहाँ पर ये और ध्यान रखना है, आपको नॉट बताना है कि कौन सा सही नहीं है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, विकास परिवर्त्य होता है। थर्ड, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। फोर्थ, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक है, इतनी बात सही है। एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, पर जो कल्चरल कंटेंट्स हैं वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते। ये वाली बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी बालक का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें उसका कल्चर का बहुत रोल होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसके जो भी फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, वो डेवलप होते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के जो फैक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? द जेनेटिक कोड रिसीव बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ पेरेंट्स, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति कोड। सेकेंड इज द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जन्मजात विशेषताएं। थर्ड, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, पर्यावरणीय प्रभाव। एंड फोर्थ इज द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्राइमरी कॉज है इंडिविजुअल वेरिएशंस का? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट। देखिए, प्राइमरी कॉज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जेनेटिक कोड जो भी इंडिविजुअल को मिलते हैं उसके पेरेंट्स से, वो तो है, ठीक, तो ये आंसर अभी हम सेव करके रखते हैं। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बच्चे में, ठीक, वो भी वेरिएशंस का कारण करते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका जो रीज़न है वो जेनेटिक्स ही होते हैं। एंड थर्ड है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ये भी काम करते हैं, पर जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पर क्या बता रहे हैं ये, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट, जहाँ पर फर्स्ट दो ऑप्शन तो हमारे हेरिडिटी से रिलेटेड थे, थर्ड ऑप्शन एनवायरमेंट से रिलेटेड था, और फोर्थ में इन्होंने दोनों के मिक्स की बात कर दी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? फर्स्ट इज फैमिली एंड नेबरहुड, परिवार एवं पड़ोस। सेकंड, फैमिली एंड मीडिया, परिवार एवं मीडिया। थर्ड, स्कूल एंड मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। फोर्थ, मीडिया एंड नेबरहुड, मीडिया एंड पास पड़ोस। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा फोर्थ जो है सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा स्कूल एंड मीडिया। स्कूल एंड मीडिया को हमारा सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी कहा जाता है कि बच्चे का जो सामाजिकरण होता है पहले तो उसकी फैमिली और नेबरहुड में ही होता है, ठीक, पर सेकंड जो है वो है उसका स्कूल एंड मीडिया, जहाँ से उसे जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें उसको हेल्प मिलती है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं फ्रीली, एंड इसके आगे के भी वीडियो नेक्स्ट आपके लगातार आते रहेंगे। आपकी कोई रिक्वेस्ट है, कुछ डाउट है, आप हमें फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा एंड समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।